students, welcome to mechanics lecture number 29. In this lecture, we will talk about gravitational force due to a mass distribution. So I am Dr. Pervez Ahmad. So let's start today's lecture. So first, we will talk about vector form of universal gravitational law. So you know that the gravitational universal gravitational law is given by F is equal to G M divided by R square. सो जर्नल फॉर्म जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ की है वो हमारे पास है सिंपल फोर्स इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जिस तरह हमने पहले लेक्चर में वो डिफाइन किया था। अच्छा, अब यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में हम इसको डिफाइन करेंगे, तो वेक्टर फॉर्म के लिए ज़रूरी है कि हम एक स्पेशल केस कंसिडर करें कि हमारे पास दो मैसेज है, मैसेज M1 एंड मैसेज M2। तो मैसेज M1 जो मैस M2 पे जो फोर्स अप्लाई कर रही है वो है फोर्स F12. Force F12 is the force that mass M1 exert and mass M2। तो इसी को न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में हम इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स that is exerted by mass M1 and mass M2 is equal to minus G M1 M2 divided by R square to 1, and the unit vector R to 1, and the unit vector is directed from mass M1 toward mass the unit vector is directed from here, just like you can see it here in this particular figure, from mass M2 toward mass M1। तो ये हमारे पास है वेक्टर फॉर्म है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशंस की, और ये जो फिगर है दैट गिव अस द डायरेक्शंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स वेक्टर्स। ठीक है, कि फोर्स वेक्टर की जो डायरेक्शंस है वो हमें शो कर रही है, और जो यूनिट वेक्टर्स है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसकी डायरेक्शंस हमें वो शो कर रही है। सो इफ देयर आर many particles, so the total force is the vector sum of the individual forces। अगर एक से ज़्यादा, मतलब अगर हमारे पास दो से ज़्यादा मैसेज है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो फोर्स होगी मतलब वो समेशन होगी तमाम उन फोर्सेस का जो कि उन पर्टिकुलर मास पे वो ग्रेविटेशन फोर्स एग्जर्ट करेगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास है कि इन सच ए केस द मास द फोर्स F1 should be equal to the sum of all the vector forces that other masses will exert on the body of mass M1। So these forces are force F12 plus force F13 plus force F14 up to force F1n। n can be any number, या r in short इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि summations I from I is equal to 2 up to n टाइम F1i। मतलब ये हम इसको आसान फॉर्म में समेशन फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। मतलब ये वही पर्टिकुलर केस है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मतलब हो पार्टिकल्स हो और उनका जो मतलब है फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम कैलकुलेट करें, तो वो इसी कंडीशंस में या इसी फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम एग्जांपल लेते हैं एक बैलेट बॉल की कि जस्ट लाइक यू कैन सी हेयर दिस पर्टिकुलर फिगर। इसमें हमारे पास तीन बैलेट बॉल है और तीनों की जो मैसेज है वो बराबर है। हर बॉल की जो मैस है वो है 0.3 kg, और जिस तरह कि आपको इस टेबल पे वो नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर अगर आप देखें सो हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप बन रही है जिसकी साइड है ए बी और सी। साइड ए की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 0.4 मीटर। सिमिलरली साइड बी हैज़ अ लेंथ बी इज इक्वल टू 0.3 मीटर एंड सी हैज़ size equal to 0.5 meter। So we have to calculate the magnitude. We need to calculate the magnitude and directions of the total gravitational force F on M1 due to M2 and M3। कि हमने यहाँ पर ये जो M1 मास है इस पे जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स है ड्यू टू M2 मास M2 और मास M3 की वजह से है, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने कैलकुलेट करना है। बी रिमेंबर जो ग्रेविटेशन लॉ है इट इज गिवन बाय दिस रिलेशंस एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। सो यहाँ पर जिस तरह कि आपको पहले पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास जो होगा वो है वेक्टर्स, वो क्या होगा, वो वेक्टर है। सो वी हैव टू ऐड द वेक्टर्स, मतलब वो जो मतलब है ग्रेविटेशन फोर्स ऑलरेडी एक वेक्टर है, जो जो फोर्सेस यहाँ पर है वो क्या है, वो भी वेक्टर है। तो हमने इसको वेक्टर एडिशंस के फार्मूले से इनको क्या करना है,
उनको ऐड करना है टू गेट द रिजल्टेंट वेक्टर एफ। तो इसके लिए हम जो वेक्टर एडिशन की मेथड्स वो मतलब इस्तेमाल करेंगे, उसको हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है जो हमारे पहले वाले लेक्चर है, और उसके मुताबिक ये बराबर है एफ इज इक्वल टू F21 प्लस F31, दैट इज द फोर्स, ये वाला जो है दैट इज द फोर्स exerted on mass m1 by the mass m2, and this is the force that exerted by mass m3 on mass m1। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले हम कंपोनेंट वो फाइंड आउट करेंगे, एक्स कंपोनेंट, और फिर वाई कंपोनेंट वो फाइंड आउट करेंगे। सो एक्स कंपोनेंट जब हम फाइंड आउट करेंगे, हमने ऑलरेडी मैसेज का बताया हुआ है कि मैसेज हमारे पास ये गिवन है, हमने न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या है कि जो एक्स है, एक्स के हमने जो एक्स कंपोनेंट है फोर्स का, ये बराबर है किसका, कि जो मतलब यहाँ पर ये हमारे पास जो मास m3 है, इसके एक्स मतलब इसका एक सॉरी एक्स का एक्स कंपोनेंट है, और एक इसका एक्स कंपोनेंट है। मतलब ये इन पे जो फोर्सेस है या इनकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, चूंकि हम कह रहे हैं कि ये वेक्टर्स है, तो ये जब इस पे यहाँ पर रिएक्ट कर रही है तो इसके क्या है, इसके दो कंपोनेंट है। ठीक है, सो एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। सो इसका जो एक्स कंपोनेंट है दैट इज गिवन बाय F21x। ठीक है, सिमिलरली इसका जो एक्स कंपोनेंट है दैट इज इक्वल टू F31x। उसमें जब हम वैल्यूज पुट करते हैं, सो हमारे पास इनकी जो रिजल्टेंट वैल्यू आ जाती है, इट इज इक्वल टू दिस मैच। ठीक है, फिर इसका जो वाई कंपोनेंट है, सिमिलरली हमने वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करना है ड्यू टू मास m2 और m3 की वजह से। तो यहाँ पर जो y कंपोनेंट है फोर्स का, वी कैन गेट इट बाय दिस मीन। सो हेयर अगेन यू हैव टू पुट द वैल्यूज, हमने वैल्यूज पुट करनी है। so when you put the values, so we get the final results, and then at the end you have to apply the Pythagorean theorems। मतलब एंड पे आपने Pythagorean theorems को अप्लाई करना है। उसके अंदर ये जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट्स की जो वैल्यू आई हुई है, उन वैल्यूज़ को पुट करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। सो यू गेट द वैल्यूज़ 3.75 10⁻11 न्यूटन्स, ये आपके पास एक आंसर वो आएगा। फिर इसी से आप जो एंगल है कि जिस एंगल पे ये फोर्स अप्लाई करेंगे, वो एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, सो ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस, आपको पता है कि हमारे पास क्या है, टू मतलब है क्वांटिटीज है। वन इज द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन दैट वी डिनोटेड बाय स्मॉल जी, और दूसरी हमारे पास है द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, और हमारे पास ये पोर्शन है कांस्टेंट है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल में। सो अभी हम फ़र्क बताएंगे दोनों में कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में मतलब क्या फ़र्क है, कि लॉ ऑफ मतलब कि कैपिटल जी जिसको हम कहते हैं कि ये कोफिशिएंट है या कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट है न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में, और जी जो है ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है। अब दोनों में क्या फ़र्क है, so obviously it's very important to distinguish between G, capital G and smaller G। मतलब दोनों में फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है, और वो फ़र्क मतलब दोनों हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, और दोनों एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ है। मतलब इसमें अगर हम बात करें कैपिटल जी के बारे में, तो ये कैपिटल जी हमारे पास बेसिकली क्या है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमेशा हमेशा के लिए ये कांस्टेंट होती है। आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर इसको कैलकुलेट करें, एल्टीट्यूड लैटिट्यूड किसी भी जगह पर किसी भी मुल्क में आप कैलकुलेट करें, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा हमेशा वो कांस्टेंट ही रहेगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके मुकाबले में जो स्मॉल जी है, जिसको हम कहते हैं द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू है सतह ज़मीन पर इसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड बी रिमेंबर, अगर सतह ज़मीन से हम दूर लेके जाते हैं किसी बॉडीज़ को, मतलब हम एल्टीट्यूड ऊंचाई पे जाते हैं, लैटिट्यूड या गहराई पे जाते हैं, तो जी की वैल्यूज़ वो वेरी करती है, इसकी वैल्यू वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो वेरी करती रहती है। तो मतलब ये दोनों में एक शॉर्ट सा फ़र्क है।
और एक बात आप याद रखिए कि है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसको हम इन टर्म ऑफ जी, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के टर्म में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? सो फॉर दैट मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि जी को हम कैलकुलेट करें इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और हम इज्यूम करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ये सतह ज़मीन पर पड़ा हुआ है, ज़मीन के सरफेस पे ये पड़ा हुआ है। तो ज़मीन की जो मास है वो हमारे पास है एम ई, एम फॉर द मास, सबस्ट्रेट ई फॉर द अर्थ। सिमिलरली ज़मीन की जो रेडियस है दैट इज गिवन बाय आर ई। और mass of the object है, known object है, that is given by m. So we assume that, अब इसके लिए हम ये assume करते हैं कि ये जो ज़मीन है ये हमारे पास क्या है, इज़ ए यूनिफॉर्म परफेक्ट स्फीयर, कि ये बिल्कुल एक बॉल की तरह है हमारे पास। सो इसकी जो वेट है, द वेट ऑफ द mass m, ये जो mass m इसके ऊपर पड़ा है, इसकी जो वेट है दैट इज गिवन बाय f with a g for the gravity, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इट्स इक्वल टू एम जी, मतलब ये इस बॉडी की हमारे पास वेट है, मतलब वेट आपको पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर है। तो वो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे पास इस रिलेशन के बराबर है, ये इस स्मॉल बॉडी की हमारे पास वो वेट है। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स, अब मतलब हमने कहा था कि ये जो वेट है स्मॉलर ऑब्जेक्ट की दैट इज गिवन बाय एंड दैट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास बराबर है एम जी के। अब इसी बॉडी पे ये जो मास पड़ा है, ये मास स्मॉलर मास है, इस पे अकॉर्डिंग टू मतलब इसी बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज गिवन बाय दिस रिलेशंस। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, the force on this smaller object because of this earth is given by this particular relations, that is Fg is equal to capital G mme divided by re होल स्क्वायर। अब ये रिलेशंस है। तो अब देखिए ये वाला जो फोर्स है ये भी मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर है, और ये जो वेट है दिस इज आल्सो इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू सेट दीज इक्वल्स, हमने इन दोनों को इक्वल्स मैंने कंपेयर करना है। जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए दोनों साइड पे मासेस है, इक्वल मासेस है, तो ये वाला मास कैंसिल हो गया विद दिस मास। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ g विच इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये g की वैल्यू है, आप उसमें वैल्यू पुट करें, मतलब g की वैल्यू पुट करें, मास ऑफ द अर्थ पुट करें और रेडियस ऑफ द अर्थ को पुट करें, उसका स्क्वायर ले लें। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर g which is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है इन टर्म ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सिमिलरली मतलब बिल्कुल सेम प्रोसेस को अगर आप रिपीट करें तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट से आप वेट ऑफ द अर्थ या मास ऑफ द अर्थ को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे? तो बिल्कुल आप इसी तरीके से एज्यूम करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट सतह ज़मीन पर पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसकी मास m है। so Newton's gravitation law from the gravitational force is equal to मतलब हम क्या करते हैं कि न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस तरह हमने कहा था कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करती है, बैलेंस करती है। कि यहाँ पर ये जो है इस पे मतलब इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज इक्वल टू इट्स वेट, ठीक है, और वो जो फोर्स है वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो उसको क्या करती है, उसको बैलेंस करती है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दैट फोर्स इज गिवन बाय जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, मतलब दोनों मैसेज को, दोनों फोर्सेस को हम कंपेयर करते हैं, वेट को और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम कंपेयर करते हैं। सो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो इस पे आप देखें कि ये वाला जो m है ये वाला m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। g की जो वैल्यू है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज re। सो द मास ऑफ द अर्थ कैन बी कैलकुलेटेड, मतलब ये हमारे पास मास ऑफ द अर्थ है दैट इज g
multiply by square of the radius of the earth divided by the gravitational constant, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसमें आप वैल्यूज पुट करें, आप वैल्यूज पुट करोगे और थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, दैट इज इक्वल टू 5.98 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 kg। मतलब ये ज़मीन का क्या है, ये ज़मीन की मैस है या कमियत है। So by the same concept you can utilize to find out the effective accelerations due to gravity। अब effective acceleration क्या है? This is basically the acceleration due to gravity at a distance r from the earth center। कि ये क्या है, ये बेसिकली ग्रेविटेशन एक्सेलरेशंस है, लेकिन किस फासले पे, किस डिस्टेंस पे, डिस्टेंस आर फ्रॉम द अर्थ सेंटर। यहाँ पर आप देखें ये अर्थ बनी हुई है, ये अर्थ की एक पिक्चर है। यहाँ पर जो अर्थ की रेडियस है दैट इज गिवन बाय आर ई, लेकिन यहाँ पर एक और भी डिस्टेंस है दैट इज फ्रॉम द सेंटर अप टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये ज़मीन के गिर्द एक और भी एक दायरा सा बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है दैट स्टार्ट फ्रॉम the center of the earth and it goes to this particular circle। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जी की जो वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं इफेक्टिव एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये यहाँ पर देखें कि सतह ज़मीन से ये वाली जो सर्कल है दैट इज़ लोकेटेड एट ए डिस्टेंस एच, ठीक है। तो ये जो मास है, ये वाले मास, दिस इज लाइंग एट ए डिस्टेंस एच फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इस पे हमने क्या करना है, हमने इस पर्टिकुलर लोकेशंस पे क्या करनी है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो वी हैव टू राइट द ग्रेविटेशनल फोर्स एज, मतलब जिस तरह हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज गिवन बाय दिस रिलेशंस, ठीक है। और ये जो बॉडी है इसकी जो इफेक्टिव मास है, इफेक्टिव वेट है, दैट इज गिवन बाय एम जी डैश, ठीक है। जी डैश को इस वजह से हम पुट कर रहे हैं कि हम सतह ज़मीन से ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर हमने पहले ही बात की थी कि जब हम ऊपर जाएंगे या अपनी बॉडी को चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशंस ऑन द अर्थ, तो जी की वैल्यू वो चेंज होगी। तो ये जो डैश है ये बेसिकली चेंज इन जी को भी जाहिर करता है। यहाँ से इससे हम मुराद लेते हैं कि ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जो मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पर जो इफेक्ट पड़ रहा है हम उसको मतलब इसी वजह से ये नाम देते हैं। तो जी डैश इज बेसिकली द इफेक्टिव एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब ये हमारे पास जो रिलेशंस है, इसी रिलेशंस में आप क्या करें, सिंप्लीफिकेशन करें, स्मॉल एम विल कैंसिल विद स्मॉल एम। सो जी डैश की वैल्यू आपके पास निकल आएगी जी एन टू mass of the earth divided by the radius that is r square। अब यहाँ पर देखें कि फिर यहाँ पर क्या है, ये आर स्क्वेयर है। अगले उसमें हम फिर देखेंगे कि ये देखो, दिस इज नॉट द रेडियस ऑफ द अर्थ, दिस स्मॉल आर इज बेसिकली व्हाट, दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस एच, मतलब ये इसके बराबर है। तो ये जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज बेसिकली इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन टाइम द मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, ठीक है। आर स्क्वेयर से मुराद यहाँ पर रेडियस ऑफ द अर्थ वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ जी एल्टीट्यूड पे। तो हम कहते हैं कि एल्टीट्यूड डिपेंडेंस ऑफ जी, कि जी जो है ये एल्टीट्यूड पे वो क्या करती है, डिपेंड करती है। अब यहाँ वो सेम वाली टॉपिक हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, हम कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है दिस इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस एच पे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ पड़ा है। और हम कहते हैं कि आर, अगर मतलब ये डिस्टेंस हमारे पास एच है तो आर की जो वैल्यू है इट बिकम्स आर ई प्लस एच, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस एच। और ये इसी इधर से आप देख सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ तक डिस्टेंस आर ई है, रेडियस ऑफ द अर्थ, और ये जो एच है इसके साथ इजाफी है। सो दैट्स व्हाई वी हैव एड अप। So again set the gravitational force equal to mg dash, so we will get, मतलब ये रिलेशंस हमारे पास आएगा, ठीक है। इसमें आप सिंप्लीफिकेशंस करें, मतलब
स्मॉल m विल कैंसिल स्मॉल m, और r की जगह पर आप r की ये वैल्यू पुट करें, दैट इज कैपिटल R विद सबस्क्रिप्ट E प्लस H होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास मतलब ये जो g की वैल्यू आएगी, तो इसी g को मतलब यहाँ पर हम इसको g डैश से ज़ाहिर करेंगे, यहाँ पर g डैश नहीं है, सो वी रिमेंबर वी हैव g डैश हेयर। दिस इज़ बेसिकली मतलब ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास g की वैल्यू है एट एल्टीट्यूड, ठीक है। तो दिस शोज दैट g डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। और इसको जिस तरह हमने कहा था कि इफेक्टिव ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी हम इसको वो कह सकते हैं। यहाँ पर ये ज़रूरी है कि अगर हम कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस r है, कि अगर ये डिस्टेंस r इनफाइनेटली लार्ज हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो होगा द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अप्रोचेस टू ज़ीरो। वेट कैसे ज़ीरो होगा, क्योंकि जब ये वाला इनफाइनाइट लार्ज हो जाएगा, सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय द इन्फिनिटी इक्वल टू ज़ीरो, जी ज़ीरो हो जाएगा, सो द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो, सो वेट ऑटोमेटिकली वो ज़ीरो हो जाएगा। सो एल्टीट्यूड डिपेंडेंस ऑफ जी, मतलब एल्टीट्यूड किस तरह जी को मतलब इफ़ेक्ट करती है। तो जिस तरह हमने पहले भी लेक्चर में एक बात की थी कि दुनिया में मुख्तलिफ़ जगह पर जी की वैल्यू जो है वो क्या करती है, वो वेरी करती है। और वो यहाँ पर आप इस टेबल में क्लियरली मतलब आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में, मुख्तलिफ़ स्टेट्स में, यहाँ पर मुख्तलिफ़ एलिवेशंस पे जो जी की वैल्यू है वो क्या है, वो दो के बहुत शॉर्टली वेरी करती है, लेकिन वो वेरी ज़रूर करती है। सिमिलरली अगर हम बात करें फ्री फॉल एक्सेलरेशन जी की एट वेरियस एल्टीट्यूड अबाउट द अर्थ सरफेस, तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास एल्टीट्यूड है या हाइट है किलोमीटर्स में, और ये जी की वैल्यू है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो यहाँ पर देखें कि एल्टीट्यूड जितने ही इंक्रीज़ कर जाती है, तो उसके साथ साथ जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज़ कर जाती है, यहाँ तक कि 50,000 एल्टीट्यूड पे यहाँ पर देखें कि जी की वैल्यू 0.13 रह जाती है। एफ वी गो टू इनफाइनाइट, मतलब अगर इससे ज़्यादा हम जाते हैं, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू ज़ीरो। सो दैट इज़ द लोकेशन वेयर वी से दैट वी ऑब्जर्व द वेटलेसनेस की बॉडी जो होती है वो वेटलेस वो हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ यहाँ पर देखें कि लोबाक लोबाक टैक्स की जो अल्टीट्यूड है वो है ऑलमोस्ट 3300 फीट है, दैट करस्पॉन्ड टू 1100 मीटर्स, और वहाँ पर जी की वैल्यू जो है 9.798 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट की जो एल्टीट्यूड है वो है 8.8 किलोमीटर्स, और वहाँ पर भी जो जी की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशंस ऑन द जी, के अर्थ रोटेशन जो है वो भी जी की वैल्यूज़ को क्या करती है, वो भी जी की वैल्यूज़ को वो इफ़ेक्ट करती है। सो ये हमारे पास क्या है कि हम एक एग्जांपल्स को कंसिडर करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि अर्थ को हम इज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है। देन वी ट्राई टू डिटरमाइन द अर्थ रोटेशंस एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट इफेक्ट that how it affect the value of g at equators compared to its value एट अ पोल, ठीक है। कि हम क्या करते हैं कि अर्थ पे रोटेशन के साथ हम देखते हैं कि जी की वैल्यूज़ वो कैसे अफेक्ट होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा एग्जांपल है, ऑलरेडी बुक के अंदर दी गई है, सो आपने थोड़ा बहुत इसको बुक के अंदर भी देखना है, ठीक है। सो अर्थ रोटेशन इफेक्ट द वैल्यू ऑफ जी एट द इक्वेटर्स कंपेयर टू इट्स वैल्यू इट फॉल्स। सो उसके लिए हमने क्या करना है कि वैल्यू ऑफ जी मतलब अर्थ रोटेशन जो है वो इसको इफेक्ट करती है इक्वेटर्स पे भी मतलब और कंपेयर टू इट्स पोल, मतलब पोल के मुकाबले में ये इक्वेटर्स पर जी की वैल्यू जो है वो इसको इफेक्ट करती है। तो इसको हमने अगर डील करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूटिलाइज न्यूटन सेकंड लॉ, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ यू नो दैट, आपको पता है समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पर देखें कि हमने क्या किया हुआ है कि हमारे पास मतलब एक वेट है, ठीक है। सो उस बॉडी का मतलब अगर हम इज्यूम करें किसी बॉडी का तो यहाँ पर देखें कि उस पर हम कह रहे हैं कि उस बॉडी पे अगर फोर्स वो रिएक्ट कर रही है, तो वो फोर्स हमारे पास वो इस रिलेशन के बराबर है।
मतलब उस रिलेशन के बराबर वो जो मतलब उसका वेट है, टोटल वेट, इट इज़ गिवन बाय दिस पर्टिकुलर रिलेशंस। फिर हम पोल पे जाते हैं। सो पोल पे हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सो अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो उस कंडीशन में जो टोटल वेट है दैट इज़ इक्वल टू एम जी। मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, पोल पे एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, सिर्फ हम कहते हैं इक्वेटर्स पे है, पोल पे मतलब नहीं है। सो अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वेट हमारे पास जो बराबर होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू द mass of the object. Then the equators, we say that we have the centrifugal force. इक्वेटर्स पे हमारे पास सेंट्रीफ्यूटल फोर्स होती है, सॉरी सेंट्रीफ्यूटल एक्सेलरेशंस होती है। और सेंट्रीफ्यूटल एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन यू नो दैट इज गिवन बाय वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, सो इसकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं। वी रिमेंबर्स वी आर एट द इक्वेटर, नॉट एट द पोल। हम पोल पे नहीं है, ये हमारे पास पोल है। और ये वाली जो है कंडीशन, ये वाली जो पोजीशन है ये हमारे पास इक्वेटर है। पोल पे हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो है, लेकिन इक्वेटर पे हमारे पास एक्सेलरेशन है एंड दैट एक्सेलरेशन इज द सेंट्रीफ्यूटल एक्सेलरेशन। तो ये वाली जो रिलेशंस है यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पुट करते हैं। सो वी गेट दिस रिलेशंस। ठीक है, इस रिलेशन को थोड़ा बहुत हम सिंप्लीफाई करते हैं, एम को कॉमन लेते हैं। सो जो बाकी रिलेशन रह जाती है दैट वी पुट बाय जी डैश। ठीक है, जी डैश इज व्हाट, सो जी डैश इज इक्वल टू, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस द सेंट्रीफ्यूटल एक्सेलरेशन दैट इज वी स्क्वायर ओवर आर। अब यहाँ पर इस पे वैल्यू सोट करें, मतलब पहले इसके लिए आपने क्या करना है, v की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बाय दिस रिलेशंस दैट इज 2πr डिवाइडेड बाय t। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक पूरा का पूरा मतलब एक सर्कुलर ऑर्बिट है या सर्कुलर पाथ है, तो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब जो टोटल डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट करनी है। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v विच इज 4.64 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। इसको यहाँ पर पुट करें, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जी डैश। इससे आपके पास जी डैश की वैल्यू वो निकल आएगी। फिर मतलब इसी को कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जो t है वो क्या है, t की वैल्यू जो है 1 डे है, दैट करस्पॉन्ड टू 8.64 × 10⁻⁴ सेकेंड्स। ये दोनों वैल्यूज मतलब इसी इक्वेशन में आप पुट करके v की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और v की वैल्यू यहाँ पर पुट करके आपके पास g डैश जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू निकल आएगी, जो कि ये पर्टिकुलर है 0.037 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा, इसी कंसेप्ट से यू कैन फाइंड आउट द वेट ऑफ द सन्स। सन की वेट्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस कंसेप्ट यूटिलाइज करके मास ऑफ द अर्थ को फाइंड आउट किया था, इसी तरीके से हम मास ऑफ द अर्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम इज्यूम करते हैं कि द अर्थ नाउ वी हैव वेटेड द अर्थ, नाउ लेट्स वेट द सन। तो सन के लिए हम इज्यूम करते हैं कि अर्थ एंड सन्स आर परफेक्ट यूनिफॉर्म स्पेयर। कि ये जो अर्थ है, ये अर्थ है और ये सन है, तो दोनों का हम इज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास परफेक्ट स्पेयर है। ठीक है, और ये जो है अर्थ ऑर्बिट इज अ परफेक्ट सर्कल, कि अर्थ जो है ये परफेक्ट बिल्कुल एक सर्कुलर पाथ में सन के गिर्द वो रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज है, मतलब मास ऑफ द अर्थ है, वी ऑलरेडी नो दिस, इट इज इक्वल टू 5.99 10⁻24 kg। द ऑर्बिट पीरियड इज मतलब आपको पता है कि ज़मीन जो है सूरज के गिर्द एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में तकरीबन 1 साल लेता है, और वो 1 साल बराबर है 3 × 10⁻⁷ सेकेंड के। सिमिलरली जो ऑर्बिट है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये वाली जो ऑर्बिट है ज़मीन और सूरज के गिर्द जो दायरा बनता है, जो सर्कल बनती है, उसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये जो रेडियस है दैट इज़ इक्वल टू 1.5 10⁻11 मीटर्स। ठीक है, सो इससे आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ज़मीन किस वेलोसिटी से मतलब ये जो चक्कर है वो कंप्लीट करती है, ये जो रिवॉल्यूशन है वो कंप्लीट करती है। तो इसके लिए जो ऑर्बिट वेलोसिटी है दैट इज़ गिवन बाय v इक्वल टू 2πr डिवाइड बाय t। उस पर आप वैल्यूज पुट करें, t की वैल्यू यहाँ पर ये गिवन है, 2πr की वैल्यू आप पुट करें,
ठीक है, r की वैल्यू यहाँ पर है, phi is a constant, so you get the values 3 into 10 raised to power 4 meter per second. फिर gravitational force between the earth and sun is given by Newton law of universal gravitations, which is equal to this particular relations. So circular orbit, you know that whenever a body is in a circular orbit, so there we have centrifugal accelerations. तो आपको पता है कि जब भी कोई बॉडी एक सर्कल में मूव करती है तो उसमें हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस वो एग्जिस्ट करती है. सो वी हैव टू अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, और न्यूटन सेकंड लॉ हमें देती है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू एम ए. लेकिन इसी कंडीशन में ये जो फोर्स है, जो न्यूटन फोर्स है, दैट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. और ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब आपको पता है कि वो हमारे पास पिछले जो केस था उसमें वेट के बराबर था, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि चूंकि बॉडी रिवॉल्व कर रही है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन है. हम एक्सेलरेशन को कंसिडर कर रहे हैं, हम वेट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है दैट इज इक्वल टू mass ऑफ द अर्थ टाइम इज एक्सेलरेशन. ठीक है, सो mass ऑफ द अर्थ वो गिवन है, और ये हमारे पास क्या है, दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन. ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर है v स्क्वायर ओवर r. अब इसमें आपने क्या करना है कि हमने इन पे वैल्यूज पुट करनी है. मतलब ये वाला रिलेशन हमारे पास आ गया कि ग्रेविटेशन वी पुट द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, हमने क्या करना है, ये दो वैल्यूज हमारे पास आती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की, हमने इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है, और इसमें से ये वाली वैल्यूज मास ऑफ द सन्स को निकालना है. यहाँ पर देखें मास ऑफ द अर्थ इज ऑन बोथ साइड, सो इट विल कैंसल आउट. सो वी विल लेफ्ट विद द मास ऑफ द सन विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय जी. अब यहाँ पर v की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है. ठीक है, v की वैल्यू ये है, r की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, g की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. ये सारे वैल्यू आप यहाँ पर पुट करते हैं और फिर कैलकुलेटर से उसको कैलकुलेट करोगे. सो दीज आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 and 10 raised to power 30 kg, which is approximately equal to 3.3 and 10 raised to power 5 times the mass of the earth. So this is how we can calculate the mass of the earth by utilizing Newton's second law and Newton law of universal gravitation. So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you in next lecture very soon. Till then, bye bye.